दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट शो में आप सबका स्वागत है। पॉडकास्ट शो का नाम है आत्मा की वापसी। उसमें हमने पहले पार्ट में देखा था कि एक साड़ी पहने छिपी बरसाती में एक स्याह आकृति सिर उठाकर बुर्ज की तरफ निहार रही थी। कदाचित उससे भी किसी का इंतजार था। दूसरी ओर पीछे वाली सड़क के किनारे छिपी थी एक आगटेन, जिसकी अगली सीट पर सिगरेट का सितारा चमक रहा था। पानी बरसा, सिगरेट का सितारा गुम हो गया। साए साए झाए झाए की पुकार आ रही थी और बिजली चमक रही थी। रोशनी से यह लग रहा था कि आज के इतिहास की रात तूफानी बनने वाली है और यह इंसान प्रतिमा की तरफ बढ़ रहा था। तो ये हमारे पहले एपिसोड में था। उसके बाद से हम देखेंगे दूसरे एपिसोड में क्या होगा। दूसरे एपिसोड का भाग जानेंगे कि उसमें क्या हुआ। उसमें होता है अचानक उसने झुझलाहट में एक घंटी बजा दी और कुछ सेकंड बाद ही लंबा सा सांवला व्यक्ति जो काफी शक्तिशाली लगता था कमरे में दाखिल हुआ। मकान का द्वार भी इसी व्यक्ति ने खोला था। उसने अदब से सिर झुकाया। तुम क्या मूर्ख हो? वह गर्जा। चेहरे पर क्रोध की झलक लिए मैं समझा नहीं। तो आगे की कहानी सुनने के लिए आप पार्ट 2 भी देखें, फर्स्ट भी देखें, फिर आपको समझ में आया है। फिर मैं इस कहानी का तीसरा एपिसोड लेके शुरू करती हूँ। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। क्या कहें न कहें, जरूरत पड़ने पर तुम अपनी ताकत आजमा भी जा सकते हो। आप हुक्म दें तो मैं अभी ताकत आजमा दूं। अब इसकी जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। ताकतवर नौकर पेशा व्यक्ति चला गया और कपड़े उतारने के बाद स्लीपिंग गाउन डालकर यह इंसान पुनः शयन कक्ष की तरफ चल पड़ा। शयन कक्ष की स्थिति अब भी वैसी थी। वह मुट्ठियां भौंचक्कर चहलकदमी करने लगा। घड़ी ने 4 बजा दिए। उसने शयन कक्ष का द्वार अंदर से बंद कर दिया और बाथरूम में घुस गया। पानी की बाल्टी भरकर वह वापिस पहुंचा। मारे क्रोध ने उसे पूरी बाल्टी मसहरी पर डाल दी। एक तो ठंडक और ऊपर से पानी की बौछार। युवती ने बौखलाकर लिहाफ हटाया और देखकर वह कम चकित नहीं हुआ कि युवती के अलावा बराबर में 2 लंबे गांव तकिए भीग रहे थे। युवती का शरीर आधा नंगा था। तुरंत उसने चीखकर कहा, क्या बेहूदगी है, और फिर वह उछलकर बाहर निकली। मगर आवाज की लड़खड़ाहट बताती थी कि वह गहरे नशे में है। फर्श पर आते ही वह एक बारगी वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसके नेत्र बोझिल हो रहे थे। किसी तरह उसने अपना गाउन ठीक किया। कमीनी औरत, कहाँ गया तुम्हारा वह आशिक? कौन सा आशिक? उसने मुंह बिचकाकर उंगलियां नचाई। तुम मेरे 12वें आशिक हो? मैं 13वां आशिक की बात कर रहा हूँ, जो आज रात तुम्हारा शरीर सेक रहा था। गुर्राकर उसने कहा। युवती एंग्लो इंडियन थी। उसने अपने बाप काट बालों को झटका दिया और फिर माथे पर इस प्रकार उंगलियां रगड़ने लगी जैसे उससे कुछ याद ही नहीं रहा हो। झुकती हुई वह फर्श पर ही बैठ गई। मेरी बात का जवाब दो, वरना अभी तलाक दे दूंगा। लगता है तुमने खूब छपकर पी है। उस शुगर आदमी के जाल में तुम कैसे फंस गई? अगर वह आदमी शुगर होता मिस्टर पाजी, तो तुम्हारी यह बुलबुल कभी उसके जाल में न फंसती। निश्चित रूप से वह तुमसे कम दमखम वाला न होगा। कमरे में गूंजने वाला यह स्वर पुरुष का था। उसने एकदम पलट कर देखा। मसहरी के नीचे से एक इंसान बाहर निकला और इत्मीनान के साथ सिगरेट सुलगाने लगा और उसकी बाईं आंख दबाई और आगे बढ़कर कहा, मेरे साथ आओ। उसके बाद वह तेज कदम रखता हुआ कमरे से बाहर हो गया। उसकी आवाज में न जाने क्या सम्मोहन था जो पति महोदय पीछे पीछे चल दिए। बाहर से शयन कक्ष का दरवाजा बंद करना भूल ही गया था। अगला इंसान राहदारी में चल रहा था। वह निकट पहुंचा। यह अच्छा नहीं है, उसने कहा। क्या अच्छा नहीं है? वह तुम्हारी भाभी है। उसने अट्ठास लगाया। फिर बोला, मैं खूब समझता हूँ, जानता हूँ कि इस युवती का नाम मेरीना है और उसका बीता हुआ इतिहास भी बता सकता हूँ। तुम इसका नाम कैसे जानते हो? मेरा पेशा ही ऐसा है। लेकिन तुम मेरी हर बात में अपना टांग क्यों अड़ाते फिरते हो? तुम लोगों के चक्कर में मैं कंगाल हो गया। आगे के शब्द उसने पूरे किए। और अब लखपति बनना चाहते हो, यही ना? अब तक वह एक द्वार में दाखिल हो चुका था जिसमें कुछ देर पहले आने वाला कपड़ा उतार चुका था।
हाँ, मैं लखपति बनना चाहता हूँ और मैं तुम्हें गैर कानूनी ढंग से लखपति बनाना देख सकता हूँ। तुम्हें मेरे निजी जीवन से क्या मतलब? बहुत बड़ा मतलब है। कर्नल रंजीत, उसने मेज पर घुसा मारा। चिल्लाओ नहीं मिस्टर जौहर। रंजीत ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं जानता हूँ बिरानगढ़ तुम किस चक्कर में आए हो। सिर्फ तुम ही नहीं, 4 नामवर चोर यहाँ पधारे हैं, जिनमें से एक की लाश मैं पुलिस स्टेशन में देख कर आ रहा हूँ। और उस समय तुम्हारी यह मेरीना डार्लिंग भी मेरे साथ थी। मैं चाहता तो प्रमाण सहित इसे भी बंद करवा देता, क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय चोरी जो पिछले माह स्विट्जरलैंड में हुई थी, इसमें इसका नाम आता है। पुलिस की नज़रों में धूल झोंककर यह फरार हो गई थी। जब इसने बताया कि शादी कर ली और अपने पति सहित बिरानगढ़ में रह रही है, तो पति से मिलने की उत्सुकता जाग उठी, क्योंकि यह पति का नाम बता चुकी थी और चूंकि तुम इसके फर्जी पति थे, इसीलिए मेरीना को पुलिस के हवाले नहीं किया। सोचा क्यों न पति महोदय से मिलकर असल माजरा जान लिया जाए। और बंदा परवर सीधा यहाँ रात गुजारने आ गया। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम उसके साथ रात गुजारो। क्या हर्ज है? अगर 13वां आशिक पैदा हो जाए, तुम्हें इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि तुम जैसा आदमी आजीवन शादी नहीं कर सकता। और यह जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार का समझौता है। तुम यहाँ कैसे आए मेरीना के साथ? मैं इस शहर की बात कर रहा हूँ। किसी जमाने में हमारे पूर्वजों की रियासत थी। मेरा यहाँ आना कोई नई बात नहीं है। राजा चंद्र सिंह मेरे पिता हैं। रंजीत, कम से कम मैं इस बात को नहीं मानता कि तुम बिना मकसद बिरानगढ़ तशरीफ ले आए हो। मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ कि तुम अपने पूर्वजों से नफरत करते हो। अपने पिता की लंबी चौड़ी जायदाद न तुमने संभाली चाहिए और न तुम्हारे जुड़वा भाई विनोद ने उसे स्वीकार किया। एक जमाने से यह रियासती इतिहास काले धब्बे में भरा हुआ है। यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ मालूम किया और आजकल इस बारे में जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि खातून की आत्मा क्या बला है, जो प्रेत अस्तित्व की तरह इस वंश की तबाही शुरू से करती आ रही है। खातून की आत्मा? रंजीत के चेहरे पर कठोरता आ गई। आंखें लाल सुर्ख हुई, जबड़े भिज गए। एक बारगी उसके दिमाग में बहुत पुरानी बातें चलचित्र की तरह घूम गई और उसका शरीर कँप-कँपा गया। पता नहीं भय के कारण या आवेश के कारण। मैं तुम्हारी मनोदशा भांपने का प्रयास कर रहा हूँ। विश्वास रखो, मैं तुम्हारा अहित कभी नहीं चाहा है। मैं यहाँ एक खास कारण से आया हूँ। यह खास कारण मैं भी जानता हूँ, जो तुम अपने मुख से सुना दो, अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है एक बड़ी विपत्ति कुछ इंसानों के ऊपर मंडराने वाली है। समझ में नहीं आता असल मामला क्या है। वह प्रतिमा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि आदमी जान की बाजी लगाकर भी उसे प्राप्त करना चाहता है। सुना जाता है कि प्रतिमा रहस्यमय ढंग से एक तूफानी रात में संग्रहालय के अंदर आ गई थी। वह मुख्य हाल में कैसे पहुंची, इसकी जानकारी किसी को नहीं, जबकि रंग महल के संग्रहालय में 24 घंटे पहरा रहता है। तुम्हें उस प्रतिमा से क्या दिलचस्पी है? जो बात तुम कहना चाहते थे उसको दूसरे ढंग से मैं कह सकता हूँ। क्या तुम पूरा किस्सा सुनोगे? वही सुनने के लिए आया हूँ, लेकिन एक शर्त पर। वह क्या? मेरी बात सुनने के बाद तुम खातून की आत्मा का किस्सा तो सत्य है मुझे बताओगे। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मुहिम पर बहुत से संसार प्रसिद्ध जासूसों ने काम किया, लेकिन मुहिम की असलियत तथा सारी केस फाइल अंत में जला दी गई थी और यह मुहिम खातून की आत्मा के सिलसिले में चल रहा था। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। काश उस मुहिम पर मैं भी साथ होता तो आज इतनी दिक्कतों का सामना न करना पड़ता। रंजीत गंभीर हो गया। वह शर्त मंजूर नहीं है। मंजूर है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि उस बात को हमेशा अपने सीने में दबाकर रखोगे। इसमें एक राजवंशी घराने की मान मर्यादा का प्रश्न है, या यूं समझ लो कि कर्नल विनोद और कर्नल रंजीत के पूर्वजों की इज्जत का प्रश्न है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, चोर और ठग जरूर हूँ, लेकिन तुम मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे हो। तो ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। वादा रहा। रंजीत ने हाथ बढ़ाया। जौहर ने हाथ थाम लिया। दिन निकल आया, अतः उन्हें अपनी बात स्थगित कर देनी पड़ी और रंजीत ने अपना बेस बदला। जौहर से ही मेकअप में था। दोनों उस पिकनिक की गाह की तरफ रवाना
हो गए, जो आजकल सैलानियों का अड्डा बना हुआ था और करीब एक सप्ताह से भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही थी। वह स्थान रंगमहल था। हरी भरी पहाड़ियों के त्रिकोण में सांस लेता रंगमहल, रूपहले वातावरण में चमक दमक के साथ सिर उठाता रंगमहल आकाश को छूने का प्रयास करते बुर्ज पुराने इतिहास के पन्ने झलकाते नजर आते थे और यूं लगता था जैसे मीलों तक फैला यह महल किसी जमाने में रियासत की शान रही होगी। मुख्य गेट एक पुल के रूप में था जिसे आवश्यकता अनुसार हटाया जा सकता था। पुल के हटाते ही नहर पड़ जाती थी। किसी जमाने में नहर के अंदर खतरनाक जीव छोड़े जाते थे ताकि पुल हटाने के बाद महल की सरहद में कोई कदम न रख सके। पहले चार दीवारी काफी ऊंचा थी, अगर अब जगह जगह से टूट जाने के कारण उसे निचाई में काट कर नया डिजाइन दिया गया था। पिछले भाग में जहां कभी खंडहर थे, एक झील का निर्माण हो चुका था जिसमें बादलों की घटा अक्सर पड़ती रहती थी। झील के स्वच्छ जल में रंगीन मछलियां तैरती नजर आती थीं। चारों तरफ पिकनिक गाह होने के कारण वहां बोतलों का ढेर सा लग जाता था। अधिकांश बियर की होती थी। अगर भीड़ सुबह से ही उस रहस्यमय प्रतिभा को देखने आ गई थी जिसके बारे में दावा भी गलत नहीं था। गाइड उस प्रतिमा के बारे में तरह तरह की बात सैलानियों को सुनाते थे, मगर वह वास्तविकता कोई नहीं जानता था कि एक तूफानी रात में अचानक वह संग्रहालय के मुख्य महल में कहां से आई थी। पिछली तूफानी रात में एक भयंकर वारदात हुई थी। कोई नामवर चोर उस प्रतिमा को चुराने के चक्कर में संग्रहालय के मुख्य हाल तक पहुंचा था और रहस्यमय ढंग से हृदय गति रुक जाने के कारण उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यही पता चला था यह मौत ठीक प्रतिमा के सामने हुई थी। पहरेदारों का कथन है कि उस समय वह गहरी नींद में सो गए थे। उन्होंने किसी आदमी को संग्रहालय के हाल में दाखिल होते नहीं देखा और न मरते देखा। उनकी आंख तो सुबह ही खुली। यह गहरी नींद बेहोशी के अलावा कुछ नहीं थी। चोर ने शिकनात अभी तक नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके पास पाए गए औजार के साफ मालूम होता था कि संग्रहालय में प्रतिमा चुराया गया था। यह घटना सनसनीखेज की तरह था और आज भी वह प्रतिमा उसी प्रकार अपने स्थान पे खड़ी थी। उसके दमकते अंग असाधारण व्यक्तित्व तक को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त थे। आदमी जब उसे देखता तो ठगा सा देखता रह जाता। हर आदमी के दिल में एक ही इच्छा उत्पन्न होती, प्रतिमा को बाहों में जकड़ लें, ठीक उस प्रेमिका की तरह जो बरसों से दूर रहने के बाद अचानक मिल गई हो। आज संग्रहालय की सुरक्षा के लिए एक सैनिक दस्ता भी आ गया था, क्योंकि केंद्रीय खुफिया विभाग से यह शंका प्रकट की गई थी कि प्रतिमा को चुराने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय गुंडे भारत आ चुके हैं। इस समय उसकी कीमत $2 तक आंकी जा रही थी। $2 लाख के चक्कर में कोई भी इंसान अपनी जान जोखिम में डाल सकता था। जौहर और रंजीत रंगमहल के अन्य भाग में घूमते फिरते संग्रहालय के इस हाल तक पहुंच गए। जौहर के कंधे पर कैमरा टंगा था। उसने प्रतिमा के चित्र अनेक कोणों से खींचे और फिर उसके पास जाकर टहलने लगा। वह प्रतिमा का प्रत्येक भाग बड़ी बारीकी के साथ देख रहा था। उसके अलावा कुछ अन्य लोग भी बारीकी से प्रतिमा का निरीक्षण कर रहे थे। कुछ सोचकर जौहर ने एक कदम घेरे के अंदर रखना चाहा, तभी उसके कंधे पर किसी का वजनी हाथ पड़ा। वह शालीनता के साथ किसी ने कहा, कृपया इसके अंदर कदम न रखिए, यह दूर से देखने की वस्तु है। जौहर पीछे हट गया। उसने सिगार सुलगाया और प्रतिमा को घूर घूर कर देखने लगा। उसे यूं लगा जैसे वह प्रतिमा उसका मुंह चिढ़ा रही है। मन ही मन जौहर सोच रहा था, काश यह प्रतिमा उसके हाथ लग जाए। वास्तविकता यह थी कि वह इसी मकसद से बिरानगढ़ आया था और इस बात की खबर भी उसे मिल चुकी थी कि कितने दल प्रतिमा की चोरी करना चाहते हैं। पिछली रात तूफानी थी। उन्हें खबर मिली कि एक प्रसिद्ध चोर आज रात हाथ साफ कर जाएगा। वह पूरी व्यवस्था के साथ आ रहा था। तुरंत जौहर ने अपना अभियान शुरू कर दिया। उसका इरादा था कि जब चोर महल से प्रतिमा निकालकर फरार होने का प्रयास करेगा, तब वह हर हालत में उससे छीन लेगा। मगर चक्कर उल्टा फंस गया। वह चीखें जौहर को खूब याद थी और जिसका पीछा उसने किया था वह भी जौहर जैसे नामी आदमी को चोट दे गया। वैसे जौहर को अपना अनुमान था कि
जिसका उसने पीछा किया वह कोई औरत थी। ऐसा उसके पांव के निशान से विदित हुआ था, मगर संदेह विश्वास में नहीं बदल सका। रंजीत एक किनारे खड़ा दर्शकों को निहार रहा था। उसके चेहरे पर किसी प्रकार के भाव नहीं थे। कुछ देर तक वह उसी प्रकार खड़ा रहा। कैमरा उसके पास भी था और समय समय पर वह फोटोग्राफ भी खींच रहा था। यह बात दूसरी थी कि प्रतिमा के बजाय वह संदेहप्रद इंसानों की तस्वीरें खींच रहा था। यह काम वह बड़ी सावधानी से कर रहा था। अचानक उसकी निगाह नीली आंखों वाली एक जवान स्त्री पर पड़ी। उसके सुनहरे बाल कंधों को चूम रहे थे। होठों की मुस्कुराहट में उसका चेहरा और भी सुंदर नजर आ रहा था। उसके ठीक पीछे एक विचित्र सा मानव छतरी उठाए चल रहा था। छतरी को उसने युवती के सिर से ऊपर उठा रखा था और बराबर अदब के साथ चल रहा था। देखने से लगता था जैसे युवती कोई राजकुमारी है और वह व्यक्तित्व कोई अंगरक्षक या गुलाम है। उस व्यक्ति के चौड़े कंधे तथा हाथों का कसाव विलक्षण शक्ति का परिचय दे रहे थे। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसके रंगत ताबे जैसी थी जो अफ्रीका के एक मुल्क का हवाला बयान कर रही थी। गोल गोल आंखें इस प्रकार नजर आ रही थी जैसे दो अंगारे रख दिए गए हों। युवती प्रतिमा के पास जाकर रुक गई और जिस समय उसका चेहरा एक पल के लिए भी सामने नजर आया, रंजीत ने उसका फोटो खींच लिया। उसके बाद वह हिला। वह हाल से निकलकर बाथरूम में पहुंचा और डायरी के एक पन्ने पर कुछ लिखने लगा। पन्ना फाड़कर उसने मुट्ठी में दबाया और पुनः हाल में जा पहुंचा। टहलता हुआ वह एक ऐसे इंसान के पास जा पहुंचा जो दाढ़ी मूछ वाला गाइड था। रंजीत उसने अनजाने में टकरा गया। गाइड बिदक गया। माफ कीजिएगा, नमूना सुंदर है, हर आदमी होश खो जाएगा। आप किस नमूने की बात कर रहे हैं? जो आपकी पॉकेट में है। इतना कहकर रंजीत ने रुमाल निकाला और माथे का पसीना पोंछने लगा। गाइड ने पलकें झपकाई और फिर उसकी निगाहें दो अक्षर पर उलझ गई जो रुमाल पर कढ़े थे। वो अक्षर BT थे। रंजीत माथा पोंछता हुआ एक तरफ जा चुका था और गाइड का हाथ जेब में फंसकर रह गया था। रंजीत ने टकराते समय डायरी का वह कागज उसकी जेब में डाल दिया था। गाइड हाल के एक द्वार की तरफ जा रहा था। उधर रंजीत ने कंधे पर हाथ रखा। चलना चाहिए, मुझे एक काम याद आ गया। अरे मास्टर, जितना इस बुत को देखोगे सम्मोहन में फंसते जाओगे। चलो चलो, चलना ही पड़ेगा। जौहर ने उस युवती को घूरते हुए कहा। वो अब प्रतिमा के निकट आ गई थी और एक गाइड उसे प्रतिमा के बारे में अनाप शनाप कहानी सुना रहा था। यह वह युवती थी जिसकी तस्वीर अभी अभी रंजीत ने खींची थी। रंजीत ने चिकोटी काटी और जौहर का ध्यान टूट गया और मुस्कुराकर रंजीत के साथ चल पड़ा। वह दोनों रंगमहल के बाहर आ गए। पार्किंग ग्राउंड से उन्होंने एक टैक्सी ली और शहर की तरफ चल दिए। यह महल शहर से लगभग 5 मील उत्तर में बना था। दोनों खामोशी से सफर तय कर रहे थे। यह खामोशी बराबर बनी रही। शायद दोनों के दिमाग अलग अलग विचारों में उलझे थे। शहर आ गया। मैं 1 घंटे के बाद लौटूंगा, रंजीत ने कहा। तुम उसी मकान में मिलना, कोई आवश्यक काम, यूं ही समझ लो। रंजीत ने उससे विदा ली। 1 घंटे के बजाय वह शाम को लौटा और रात गए जौहर से उसकी भेंट हुई। आज का वातावरण सामान्य था। दोनों ने विस्की से अपने जिस्म को तरोताजा किया और मकान के कमरे में डिनर किया। मेरीना दोनों की खातिरदारी में जुटी थी। उसने भाग जाने का प्रयास नहीं किया था। हल्की फुल्की मजाकें चलती रहीं। कुछ देर बाद मेरीना हट गई तो जौहर ने कहा, अब हमें एकांत में बातें करनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक कमरे का चुनाव कर लिया है। कमरे में होने वाली बातें बाहर नहीं पहुंच सकेंगी। ठीक है, आओ चलें। उस कमरे का द्वार अंदर से बंद कर लिया गया। एक मेज के आमने सामने बैठकर उन्होंने अपनी बातचीत को क्रम शुरू किया। उस समय मेरीना का बंबई में आगमन हुआ था और वह पेरिस से फरार होकर आई थी। अचानक उसका टकराव मुझसे एक होटल में हो गया। मैं उसे खूब जानता था और यह भी समझ रहा था कि वह अकेली नहीं होगी। साथ में यह भी भारत आने में उसका कोई न कोई मकसद अवश्य है। मेरीना सुंदर थी, साथ ही मेरे लिए लाभकारी। यूं दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय गुंडों पर अपनी पुरानी धाक आज भी विद्यमान है।
यह दूसरी बात है कि मेरी शक्ल से सब परिचित नहीं है। हाँ, तो मैंने मेरीना से मेलजोल बढ़ाया। मैं उसका मकसद जानना चाहता था और वह मेरी सूरत से परिचित नहीं थी। मेरीना को अपने कुछ चमत्कार दिखाए और वह मुझसे प्रभावित हो गई। वह तो हिप्नोटिज्म का चमत्कार जो मैंने फैंटासिया से सीख लिया था। मेरीना को लगा जैसे जिस काम के लिए वह भारत आई है उसे हल करने में सबसे ज़्यादा लाभकारी मैं प्रमाणित हो सकता हूँ। उसने मुझसे अधिक से अधिक संपर्क बढ़ाया। कदाचित इन बातों की खबर वह किसी तक पहुंचाती रही। मैं हमेशा तो उसके पीछे नहीं रहता था, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन वह खुद ब खुद मुझसे सब कुछ साफ साफ बताएगी कि असलियत क्या है। सहसा घटनाक्रम ने एक नया पलटा खाया। वह मेरी असलियत जान गई और उसने मुझ पर भी प्रकट भी कर दिए। उसके बाद वह मेरे साथ रहने का आग्रह करने लगी। यह सिलसिला चलता रहा कि होनोलुलु एक नामवर चोर भी मुझे बम्बई में नजर आ गया। तब मेरीना ने कहा कि हम लोगों को जल्द बम्बई छोड़कर बिरानगढ़ पहुंचना चाहिए। यह उस सप्ताह की बात है जब बिरानगढ़ के संग्रहालय में प्रतिमा रहस्यमय ढंग से प्रकट हुई। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही। उस दीवानी ने मुझे चौंका दिया। मैंने वास्तविकता पूछनी चाही तो उसने यह कहकर टाल दिया कि असलियत बिरानगढ़ में जाकर बताएगी। खैर मैं चल पड़ा और हम एक नए ढंग से रहने लगे। तो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर एपिसोड आपको पसंद आता है तो मुझे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई कहानी हो या कोई भी रियल स्टोरी है, क्योंकि ये पॉडकास्ट हमारा रियल बेस्ड स्टोरी पे ही है और ये कहानी है राजस्थान के बिरानगढ़ जगह। तो आपके पास अगर कोई रियल स्टोरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना चाहते हो। नेक्स्ट स्टोरी में आपको अपने पॉडकास्ट शो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में।